हेलो अचीवर्स लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं 28 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो आपके यूपीएससी, पीसीएस, अब तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी आ गया, तो उस पर सब में आपको काम आएगा। और मैं ये जो आपके लिए बना रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये बेसिकली जो है आज आर्टिकल के अंदर है, तो उसमें से मैंने लिया। इसमें क्या है कि एक्चुअली ई वेस्ट रूल्स के बारे में बात की गई थी कि ई वेस्ट रूल सबसे पहले क्या थे, 2011 में बनाए गए थे। अब तो 2022 में नए रूल्स भी बन गए हैं। तो उसमें जो 2011 में जब पहली बार रूल्स बनाए गए, तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट लाया गया था। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोड्यूसर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, यानी अंत में जो है सेफ डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पाएगी? प्रोड्यूसर्स पाएगी, ना कि कंज्यूमर्स पर, जब कंज्यूमर्स उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूछा जा सकता है खासतौर से यूपीएससी और एसएससी के पेपर्स में, और स्टेट्स जो होता है प्रॉपर स्टेट सिविल सर्विसेज के जो पेपर होते हैं, कई सिविल सर्विसेज होते हैं, कई पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेकंड न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ये जेएनके के गवर्नर है। इसको सिंपल इतना याद कर लीजिए कि कौन है जेएनके गवर्नर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और बहुत न्यूज़ में रहती है, तो ये पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। पीछे की न्यूज़ ये है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जेएनके में, तो उस पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें इसका नाम आ रहा है। तो मनोज सिन्हा जी ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है जेएनके के अंदर वो अब सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रखा था, उसको ओके कर दिया। मतलब कि उसके खिलाफ रिट लगी थी, तो उसको ओके कर दिया। ये भी कुछ दिनों पहले थी, हमने 2-3 दिन पहले भी इसको कवर किया था। दोबारा कवर कर लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगी। औरंगाबाद सिटी का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। इसके साथ ही एक और सिटी थी उस्मानाबाद। असल में 2 सिटीज़ के नाम या चेंज किए गए थे, उस्मानाबाद, और इसका नाम चेंज कर दिया धाराशिव। तो इसका क्या, उस्मानाबाद का नाम है, ये ध्यान रखना। फिर है नितिन दुबे, ये एक्चुअली रीजनल न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करें, आसपास के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें होंगे छत्तीसगढ़ के स्टेट के, तो उनके लिए काम का है। उनको छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड मिला है। फिर एक 2 न्यूज़ आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स सेक्शन है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट याद करने लायक है कि 2020 वुमेंस वर्ल्ड कप, इसकी जो चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया बनी है। और ख़ास बात यह है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है 6 बार इसको जीत चुकी है। विमेंस जो टीम है 6 बार 2020 वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, जो अब तक 8 बार हुआ है। यानी अब तक 2020 वर्ल्ड कप कितनी बार हुआ है? 8 बार। उसमें से 6 बार किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। तो रिमार्केबल अचीवमेंट है विमेन वर्ल्ड कप में। वैसे तो वर्ल्ड कप में भी, मेन वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया का रिमार्केबल अचीवमेंट है। और आज तक टोटल वर्ल्ड कप जो जितने हुए हैं वो हैं 12 वनडे इंटरनेशनल, उसमें से ऑस्ट्रेलिया जीती है 7। यानी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल जो होते हैं, जो 50 ओवर के मैच होते हैं, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 वर्ल्ड कप जीते हैं अब तक, और टोटल हुए 12। और जो 2020 है उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 6 जीते, टोटल है 8। तो रिमार्केबल अचीवमेंट है विमेंस वर्ल्ड कप, मतलब विमेंस क्रिकेट में। फिर है इंडिया बैडमिंटन टीम, ये 2022 थॉमस कप। ये सिंपल मैंने इसलिए लिया कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कम से कम ये समझिए किसी ना किसी एग्ज़ाम में एक बार आ ही जाता है ये। अगर आप किसी उस साल के एग्ज़ाम्स को फॉलो करेंगे तो स्पोर्ट्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो आपके आने की संभावना हमेशा रहती है। तो ये बैडमिंटन जो है उस गेम से रिलेटेड है। बहुत से इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कभी कभी कि ये फुटबॉल से। और हाँ, इसमें एक और ख़ास बात है कि जो 2022 का थॉमस कप था, उसमें जो चैंपियन है वो इंडिया की टीम है। फिर है न्यू स्टार ट्रीटी, जैसा कि आपको हमने पिछले एडिशन में अपने बताया था, जो हम डेली कवर करते हैं। अगर आप डेली नहीं देख रहे हैं तो आप यूँ समझिए कि आप कभी भी करंट अफेयर को तैयार नहीं कर पाएंगे 10 दिन में, 5 दिन में। आपको डेली पढ़ना है, भले आधा घंटे पढ़े, इसलिए आप इसको हमेशा पढ़िए। और क्या होता है कि न्यूज़ बार बार आती रहती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो रिविज़न है वो भी होता रहता है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जैसा कि हमें पता ही है कि पुतिन ने या रशिया ने एक तरह से इसे अब विड्रॉ कर लिया है, और इससे दुनिया में दोबारा से आर्म्स
की जो रेस है उसके शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक शुरू हुई थी 1969 में, तब यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे। फिर उसके बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ट्रीटी की शुरुआत हुई। हालांकि इसको क्या हुआ था 1972 में साइन हुई थी, बट 2002 में वापस ले ली गई। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये असल में हर देश लगाता है। पहले ये था कि इसको मतलब कंट्रोल किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगभग दुनिया के हर देश की तरह से ज़रूरत से बन गई है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पावरफुल देश हैं, कुछ ऐसे रोग नेशन जो कहते हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं वो भी है। रोग नेशंस में जैसे एक हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है या बड़ा नाम है नॉर्थ कोरिया, पूरी तरह से रोग है, कुछ पता नहीं कब क्या कर दे। दूसरा ईरान, हालांकि ईरान फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, तो इस तरीके से। और आजकल तो खैर अफगानिस्तान भी हो गया है काफ़ी हद तक। तो आइए देखते हैं। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था 1972 में साइन हुआ था। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 में वापस ले लिया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही ईरान पर हमला कराया था, ये कह के कि उस पर जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है या केमिकल वेपन्स बना रहा है। खैर अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, सद्दाम हुसैन की डेथ हुई। फिर है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1, ये साइन हुई थी 1991 में, एक्सपायर हुई 2009 में। और इसी के बाद आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ऊपर वाली, जिसको अब वापस ले लिया गया है 2009 में। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की जस्ट बात आई थी। तो ये याद रखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ही मतलब आने की संभावना रहती है कि उसमें 4 पॉइंट दे देंगे आपके लिए कि ये स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी का फॉलोअप थी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी पहले 1969 में आई थी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 69 में आए थे। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ करने की पूरी कोशिश की जा सकती है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। फिर एक और ट्रीटी आई स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सॉर्ट और मॉस्को ट्रीटी और साइन इन 2002। तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी वो रिप्लेस करी इसने इसको सॉर्ट को। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी जो 2002 में आई थी उसको पैक्ट उसने एक तरह से रिप्लेस किया। और डेट वाज द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल एग्रीमेंट बिटवीन द 2 पावर नेशंस, जिससे 90% ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्सनल कंट्रोल करते हैं। असल में न्यू स्टार्ट ट्रीटी की सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो यही है कि इसने जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स थे उसकी रेस को बंद कर रखा था अब तक, बट अब इस ट्रीटी से रशिया के बाहर हो जाने से उस रेस की शुरुआत होने की संभावना बढ़ गई है। और जिस तरह के इस वक्त यूएसए और या कहें एक तरह से वेस्ट वर्सेस रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पे इनमें आपस में मतभेद बने हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला वक्त थोड़ा सा जो है डिस्टेबिलिटी वाला हो सकता है, या हो सकता है कोई कभी बड़ा इवेंट हो जाए या बड़ा कोई हमला हो जाए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी के बाद जब आई तो 2010 में, यानी सॉर्ट को जो इसने रिप्लेस किया न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने, तो उसको साइन करने वाले कौन थे? यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव। देखिए पहले क्या था कि रशिया में जो प्रेसिडेंट हुआ करता था वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है 2 बार बन सकते हैं, रशिया में भी पहला ऐसे ही था कि 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते थे, 2 बार से ज़्यादा टर्म नहीं लिया सकते थे। और अगर 2 बार, इसमें यह था कि आप कंटिन्यूसली 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। यूएसए में क्या है कि 2 बार से ज़्यादा बन ही नहीं सकते अब जब कुछ हो जाए। रशिया में ये था कि 2 बार से ज़्यादा मतलब कंटिन्यूटी या कंटिन्यूसली आप 2 बार नहीं रह सकते। तो क्या किया था पुतिन ने, उन्होंने अपनी जगह जो दिमित्री मेदवेदेव उसको प्रेसिडेंट बना दिया, यानी 2 बार पुतिन बने, तीसरी बार क्या हुआ, थर्ड टाइम में मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाएगा, और जो पुतिन थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। पुतिन क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो रशिया में जस्ट इंडिया का उलट है, वहाँ प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, प्राइम मिनिस्टर सेकेंडरी होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेटिकली होता है, लेकिन रशिया में इसका जस्ट उलट था। लेकिन पुतिन ने क्यों बनना स्वीकार किया? क्योंकि पुतिन दोबारा से कॉन्टेस्ट कर सकते थे इलेक्शन के लिए दोबारा रशिया के। और दूसरा, अगर पुतिन भले ही प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन जो असली गवर्नेंस कहते हैं वो पुतिन ने चलाई थी। मेदवेदेव सिर्फ एक तरह से पपेट थे या एक तरीके से मतलब एडी थे या सहयोगी थे, जो कि पुतिन जो कहते थे वो करते थे।
न्यू स्टार्ट ट्रीटी जब 2010 पे तो साइन हो गई थी, 2011 में फोर्स में आई थी, इसको याद रख लीजिए, फोर्स में आई थी 2011 में, क्योंकि ये सब याद करेंगे 2010 की ट्रीटी है, 2010 की ट्रीटी, लेकिन फोर्स में कब आई थी, 11, 12, 13, 14 पूछ सकते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, और आजकल तो ये कन्फ्यूजन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा गया, पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे इतने इन डेप्थ। लेकिन पहले क्या था, जो पहले और अब में अंतर है, पहले इतने इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आपको कोई चीज़ पता करने के लिए कम से कम 2-5 किताबें में छाननी पड़ती थी, तब जाके पता चलती थी। ऐसा नहीं था कि आपने टाइप किया कंप्यूटर पर 2 मिनट के अंदर मिल गई। अब यह है कि डिफ़िकल्टी बढ़ गई है, लेकिन आप नॉलेज भी 1 मिनट के अंदर पा सकते हैं। यूट्यूब पर प्रेस किया, इमीडिएटली सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, या आपने मतलब गूगल करा, या कोई सी भी जिसको भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उस पर करा, आपको इमीडिएटली चीज़ें पता चल जाएंगी। इसलिए जो डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ गया है। मुझे याद है कि जब मैं एक एक वर्ड याद करने की कोशिश करता था ज्योग्राफी में और कभी नहीं समझ में आता तो पूरी किताब छाननी पड़ती थी, कम से कम 3-4 किताबें, यानी एक शब्द को आपको याद करने में 3 से 4 घंटे तक लग जाते थे, और कभी कभी पूरे दिन ही नहीं मिलता था। फिर आपको सर से, टीचर से पूछना पड़ेगा, टीचर को भी पता रहा तो ठीक है, नहीं तो ढूंढते रहो, 10 दिन भी लग सकते थे। इस ट्रीटी की जो खासियत थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी की, देख लेते हैं। अमेरिका रशिया कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर्स, यानी 1550 जो थे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉरहेड्स का मतलब होता है जिनमें न्यूक्लियर क्षमता होती है, उनको मिसाइल्स के ऊपर लगा देते हैं, तो वो वॉरहेड्स कहलाते हैं। तो इससे ज़्यादा 1550 से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं किए जा सकते थे, यानी हो आपके साथ चाहे 10,000 हो, लेकिन आप बाहर निकाल के सिर्फ इतने ही रख सकते हैं। 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से ज़्यादा डिप्लॉय नहीं कर सकते, बॉम्बर्स नहीं डिप्लॉय कर सकते। बॉम्बर्स का मतलब ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो बॉम्बर्स कहलाते हैं। और ये लिमिट कर दी थी कि ईच कंट्री सिर्फ 800 डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स एंड डिलीवरी व्हीकल्स, यानी एक तरह से मिसाइल्स जो है वो 800 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लॉन्ग रेंज मिसाइल 700 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 800 से ज़्यादा कोई भी लॉन्चर्स या डिलीवरी व्हीकल्स नहीं होते। डिलीवरी व्हीकल्स बेसिकली मिसाइल्स ही होती है। फिर एडिशनली ये था, इसके मुताबिक ये था कि अब आपने ट्रीटी तो साइन कर ली, लेकिन आप उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। उसके लिए भी इसमें प्रोविज़न था कि 18 बार साल भर के अंदर आप ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकते थे, सिर्फ 32 आवर के नोटिस पर। तो अगर आपको देश पता करना है कि कुछ गड़बड़ होने, आपको लग रहा है कि जैसे रशिया को लग रहा है या यूएसए को लग रहा है कि भाई दूसरा देश गड़बड़ कर रहा है और ज़्यादा मिसाइल लॉन्च कर लगा रखी है, तो 32 आवर के शॉर्ट नोटिस पर वो जाकर ऑन साइट इंस्पेक्शन कर सकता था। इसके मुताबिक रशिया और यूएसए जो थे साल में 2 बार अपना डाटा एक्सचेंज करते थे, कितनी मिसाइल्स हैं, कहाँ लगी हुई हैं, कौन से डिलीवरी व्हीकल्स है, प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें रहती थी। इसको आप पढ़ सकते हैं। बॉम्बर्स ऑन टेस्ट साइट्स, न्यूक्लियर बेसिस वगैरह था। ट्रीटी के परव्यू में सब चीज़ें कंट्रोल, मतलब ये सब चीज़ें आती थी। और अगर दोनों देश में से कोई भी कुछ चेंज करना चाहता था तो उसका 5 दिन में एक नोटिस भेजना पड़ता था, 5 दिन, कि हमने ये चेंज किया है, ये अपडेट किया। तो और उसके मुताबिक क्या था कि दूसरा देश आके उसको चेक कर सकता, वो अलग बात है। अब ये था कि ये जो ट्रीटी थी बेसिकली 5 साल के लिए एक्सटेंड की गई थी, अभी 2021 में, यानी 26 तक रहनी थी, बट ये 2023 में ही विदड्रॉ हो गई। तो अब फ्यूचर ब्लीक है। फिर कुछ छोटी न्यूज़ देख लेते हैं। यमन का सिविल वॉर 2014 में शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, और हूती रिबेल्स के कारण शुरू हुआ था। हूती रिबेल्स का ईरानियन बैक्ड, यानी ईरान की सरकार द्वारा समर्थित है। यमन में एक्चुअल में क्या 2 ग्रुप बने हुए हैं। ये यूएन का एक, यूएन ने भी एक डिमांड करी है एक तरीके से, मतलब दुनिया से अपील करी है कि डोनेशन दी जाए, क्योंकि यमन में स्थिति खराब है। यमन काफ़ी अच्छा देश था 2014 से पहले, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट की खबरें आ रही थी, लेकिन 2014 में जब से हूती रिबेल्स आए तब से सब कुछ तहस नहस हो गया। वहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, एक सऊदी अरेबिया बैक्ड, आपको पता ही होगा कि जो अरब कंट्रीज है उसमें एक सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान। सऊदी अरेबिया में कौन, सुन्नी मुसलमान होते हैं, ईरान में शिया मुसलमान होते हैं, तो इनके बीच की राइवलरी चल रही है। और ये राइवलरी अब कहाँ गेम प्ले का हो रहा है, यमन के बीच में। यमन में एक ग्रुप है सऊदी अरेबिया की तरफ से समर्थित, दूसरा ईरान की तरफ से समर्थित। ईरान की तरफ से जो समर्थित है वो है हूती रिबेल्स। ये आप याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है कि हूती ट्राइब कहाँ मिलती है। बेसिकली ये जनजातियाँ ही हैं आपस में, हर देश में जनजातियाँ हैं। जातियाँ हमारे देश में थी, जनजातियाँ अलग, जितनी भी रेसेस हैं उनको जनजाति ही बोला जाता है पुरानी। फिर है एक खबर थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज, जॉर्जिया मेलोनी आने वाली है, ये चीफ गेस्ट होंगी 8th रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, अभी G20 के साथ ये होगा। एक्चुअली G20 की मीटिंग हो रही है और इसके साथ ही ये कंप्लीशन होगा, तो जॉइंट कम्युनिक एक आने की संभावना है। हालांकि इस पर भी यही रशिया वर्सेस यूएसए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में, उसके
उसका साया मंडरा रहा है। हुआ ये है कि पिछले साल से जब इंडोनेशिया में भी कंक्लूड हुआ था G20, तब भी जॉइंट कम्युनिके यानी सभी देशों का सम्मिलित जो डिक्लेरेशन है वो नहीं आया था। और इस बार भी इसके आने की संभावना कम है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बोल रही हैं कि उसमें जॉइंट कम्युनिके में ये लिखा होना चाहिए कि सभी देश जो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको कंडेम करते हैं। अब रशिया तो क्यों चाहेगा, तो रशिया और चाइना एक तरफ है, वो नहीं चाहेंगे। तो इस बार क्या होने की संभावना जो इंडोनेशिया में हुई थी कि इंडिया में जॉइंट कम्युनिके की जगह 2 सेपरेट स्टेटमेंट आए थे, जिसमें रशिया का व्यू भी था एक में, दूसरे में यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ का व्यू था। ठीक ऐसी संभावना इंडिया में बन रही है, थोड़ी बात होगी और देखते क्या होता है। इसी बात के लिए क्या है, शेरपा अमिताभ कांत रखे गए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है G20 में किसी भी कंट्री की तरफ से, उसको क्या कहा जाता है, शेरपा। याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। तो ये जो बात होनी है, दोनों चीज़ें एक्चुअली रिलेटेड है, तो इसमें से मैंने ली है और पीछे की न्यूज़ आपको बता दी। इलेक्शन कमीशन ने जो मेघालय डिप्टी सीएम है उसका ट्विटर हैंडल से वो एक वीडियो एक्चुअली पोस्ट कर दिया था। इंडिया में क्या है कि आप 48 घंटे के दौरान जो इलेक्शन खत्म होने के दौरान, 48 घंटे का मतलब होता है एक पूरा दिन, वो जिस दिन इलेक्शन होगा और उससे पहले वाला दिन, कोई भी पार्टी मेंबर कुछ भी किसी तरह का जो प्रचार नहीं कर सकता। बट आजकल सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। तो मेघालय के डिप्टी सीएम ने डाल दिया था कि वोट दीजिए, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने ट्विटर से कहा कि इसको 3 घंटे अंदर वापस लिया जाए। इसका वॉल्यूशन होता है ये सेक्शन 126(1)B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। बहुत हद तक संभावना पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस में, मेंस में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके लिखने में काम आ सकता है, बताने में काम आ सकता है। और अगर जब नौकरी करेंगे सिविल सर्विस में तो बहुत ही काम आएगा। जम्मू कश्मीर में एक नया रेजिस्टेंस फ्रंट बना है, जिसका नाम मतलब रेजिस्टेंस फ्रंट है। फ्रंट का मतलब ये एक तरह से आतंकवादी संगठन है, या यूँ कह लीजिए लश्कर तैयबा का साथी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी तक लुका छिपा था, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। इसका नाम था रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट बताया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, जो अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीरी पंडित हैं उन पर हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें इस रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आ रहा है। तो इसको याद कर लीजिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। फिर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI मेन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के लिए। उसने क्या है 1300 साल पुराना उस स्तूप के जो है संकेत मिले, या कह सकते हैं कि एविडेंस मिले उड़ीसा के जाजपुर में। कभी कभी जयपुर पढ़ लेते हैं, उड़ीसा में एक जाजपुर जगह है जो कि स्पेशली फेमस है खोंडोलाइट की माइनिंग के लिए। खोंडोलाइट एक तरह का स्टोन होता है जो कि यहाँ पर उड़ीसा में बहुत मिलता है। उसकी एक्चुअली खुदाई चली थी, उसके दौरान पता चला कि यहाँ पर एक स्तूप बना हुआ था, बुद्धिस्ट स्तूप है। तो हमारी हिस्ट्री बहुत जगह अभी तक भी जो कि छिपी है, अभी तक हमें नहीं मिली, तो उसके बारे में है। और खोंडोलाइट का स्टोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, श्री जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, ये 12वीं शताब्दी का टेम्पल है, उसके रिनोवेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है खोंडोलाइट स्टोन का। फिर है खुशबू सुंदर, ये अब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मेंबर बन गई है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। याद कर लीजिएगा, कोई पूछ ले लेटेस्ट मेंबर कौन है। फिर एक रिपोर्ट आई है द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड एम्बर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक कर्नाटका सबसे सही राज्य है इस वक्त, जिसमें बेस्ट इक्विप्ड है, जो कि पावर सिस्टम को ट्रांजिशन कर सकता है इलेक्ट्रिक सिस्टम फ्रॉम बिंग फॉसिल पावर टू रिन्यूएबल एनर्जी, यानी फॉसिल बेस्ड पावर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सबसे जल्दी सबसे तेज़ी से बदलाव ला सकता है, तो वो कर्नाटका है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिपीटिशन है, जैसे मैंने अपने बजट सेशन में कहा था, बजट का जो वीडियो आप देख सकते हैं फुली डिस्क्राइब्ड है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसमें इंक्लूड कर लिया। कि इंडिया ने क्या कमिट किया है कि 45% रिड्यूस कर देगा अपने GDP का जो इमिशन इंटेंसिटी है बाय 2030। सारे गोल जो हैं इंडिया ने जितने भी बजट में डाले हैं वो सारे के सारे 2030 तक हैं। अच्छा, ये किस में आते हैं, मैंने आपसे एक चलो पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। पंचामृत बताइए क्या है बजट के अंदर, पंचामृत क्या है? फिर बात आ रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 की। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये 7 स्टेट्स में लागू, आप देख सकते हैं रिन्यूएबल जो है उसके अंदर 7 स्टेट्स के अंदर क्या है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने को जनरेशन करने का काम करेगा। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 आप ध्यान रख लीजिए क्या है।